हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दूसरा का दूसरा ही भाग है। प्रश्न क्या कह रहा है? के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर दूसरा है आपका। तो यहाँ पे हमें किसका मान ज्ञात करना है? ये देख सकते हैं के दिया है, तो के का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है जो ये समीकरण दिए हैं, दो समीकरण, इनको रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, ऐसा हमें के का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं और के का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है समीकरण 3x धन वाई बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 1 है इसको बराबर की इस साइड ले आएंगे। तो ये अभी देख सकते हो धन में है 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1 और इसके बराबर हम मान लेंगे 0। तो इस तरह से ले लेते हैं, बना लेते हैं समीकरण। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे जो सेकंड समीकरण दिया है क्या है? कोष्टक के अंदर है 2 ऋण 1 कोष्टक बंद, यहाँ पे दिया है x, फिर धन कोष्टक के अंदर के ऋण 1 कोष्टक बंद, फिर दिया है y, फिर बराबर क्या दिया है? 2 धन 1 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम? बराबर की इस साइड इसको भी ले आएंगे, किसको? 2 धन 1 को, और उसके बराबर मान लेंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो ये 2 जो है धन में है, तो ये हो जाएगा ऋण में। तो ऋण 2 धन 1 ये रहेगा आपका कोष्टक के अंदर दोस्तों, है ना? ठीक है, और इसके बराबर क्या मान लेना है? 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फ्रेंड्स कितना? दूसरा। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें व्यापक समीकरण से तुलना करना होता है और व्यापक समीकरण जो है इसी का प्रारूप इसी टाइप से होता है। चलिए बताते हैं कैसा होता है व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण को लिखते हैं जैसे कि आपको ज्ञात है, अगर आप बहुत पहले से मेरे चैनल पे इस तरह के सवाल देख रहे हो तो, और नहीं देखे हो तो आप पढ़ चुके हो, 10वीं क्लास में हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैसा होता है व्यापक समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण, ये दिए गए समीकरण है। अब हम व्यापक समीकरण लिखते हैं। दिए गए समीकरण क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 है जो हम बनाए हैं। अब व्यापक समीकरण हम लिखेंगे तो क्या है व्यापक समीकरण? a1 x धन b1 y धन c1। देख सकते हो आप यहाँ पे a1 b1 c1 है, इसके बाद बराबर क्या है? 0 है, यानी कि 3 पद के बाद 0 है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में भी 3 पद के बाद 0 है और समीकरण नंबर 2 में भी 1 पद के बाद 0 है। इसको दे दीजिए व्यापक समीकरण का नंबर 1। ठीक है, अब व्यापक समीकरण का दूसरा समीकरण क्या है? a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये आपका व्यापक समीकरण कितना है? दूसरा है। तो इस समीकरण से हमें क्या करना है? तुलना करना है समीकरण नंबर 1 का और ये समीकरण नंबर 2 का, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया है a1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? हमारा फर्स्ट समीकरण है, तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण का यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या दिया है? 3x दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बराबर, देख सकते हैं आप क्या दिया है? 3x। तो यहाँ पे 3 होगा, किसका मान? a1 का मान। तो यहाँ पे होगा 3। ठीक है, ये अल्फविराम लगा दिया, 3 के बाद अल्फविराम लिख लेते हैं। फिर आप देख सकते हो क्या दिया है? b1। तो b1 के बाद b1 का जो मान होगा क्या होगा? y बस दिया है समीकरण नंबर 1 में, इसका मतलब यहाँ पे 1y है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम b1 बराबर 1। ये b1 का मान हो गया। इस तरह से आप तुलना करने के लिए जानते होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों से। यहाँ पे देख सकते हो दिया है c1, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 1। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे c1 बराबर ऋण 1। इस तरह से a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लिए हैं। आप a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो ये है आपका रैखिक समीकरण नंबर 2 और ये है आपका व्यापक समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे a2 लिखा है, तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा है? कोष्टक के अंदर 2 ऋण 1। तो a2 बराबर क्या होगा? a2 बराबर 2 ऋण 1, ये होगा आपका a2 का मान, क्योंकि सबसे फर्स्ट में यही लिखा है 2 ऋण 1 और x को नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम b2 का मान ज्ञात करेंगे, तो b2 बराबर क्या हो जाएगा? k ऋण 1 कोष्टक के अंदर है, तो यहाँ पे लिखिए अल्फविराम, फिर b2 बराबर k ऋण 1, ये हो गया आपका b2 का मान। यहाँ पे लिखिए अल्फविराम और यहाँ पे लिख दो c2। तो c2 बराबर देखते हैं क्या होगा? ये दिया है c2, तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये है c2 का मान 2 धन 1 और यहाँ ऋण में है, ये देख सकते हो आप कोष्टक के बाहर ऋण लगा है। तो यहाँ पे लिखना ऋण कोष्टक के अंदर 2 और क्या है? देख लीजिए धन 1 है ना? तो यहाँ पे
लिखना है धन 1। इस तरह से आप मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। और हमें प्रश्न क्या बोला है, के का ऐसा मान ज्ञात करना है जो निम्न समीकरण का कोई हल ना हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कोई हल ना होने की स्थिति पर, कोई हल ना होने पर कौन सी स्थिति बनती है, जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का जो है कोई हल नहीं होता, इसलिए हम इस स्थिति को लिखेंगे। इसके बाद इस स्थिति में हम a1 b1 c1 का मान रख देंगे। तो दोस्तों चलिए रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए a1 का मान क्या दिया है, a1 बराबर आप देख सकते हो क्या दिया है, a1 बराबर दिया है 3, है ना। तो a1 के स्थान पे आप रखिए क्या 3 बटे a2 बोल रहा है। तो a2 बराबर दिया है क्या, कोष्टक के अंदर 2 के ऋण 1। तो यहाँ पे लिखिए कोष्टक के अंदर 2 के ऋण 1, फिर बराबर है, तो बराबर फिर क्या दिया है b1 बटे b2। तो b1 का मान आप देखिए 1 दिया है b1 बराबर, तो यहाँ पे हमें लिखना है b1 बराबर 1 बटे b2 बोल रहा है। तो b2 का मान देखिए क्या दिया है, ये है b2 बराबर के ऋण 1, कोष्टक के अंदर के ऋण 1, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, क्या बोल रहा है c1। तो c1 का मान देखिए क्या दिया है ऋण 1, c1 बराबर ऋण 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c1 के स्थान पे ऋण 1, फिर बटे क्या दिया है यहाँ पे c2। तो c2 बराबर देखिए क्या दिया है, ये है c2 बराबर ऋण कोष्टक के अंदर 2 के धन 1। तो यहाँ पे लिखना है ऋण कोष्टक के अंदर 2 के और क्या दिया है देख लीजिए धन 1 दिया है ना। तो यहाँ पे लिखना है धन 1। इस तरह से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रख लिए हैं। अब हमें k का मान ज्ञात करना है और ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो दिए गए समीकरण हैं उन समीकरणों का कोई हल ना हो, है ना। तो दोस्तों हमें k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 पद को ही लेंगे, है ना। कौन कौन को, चलिए लिख के बताता हूं। 3 बटे कोष्टक के अंदर 2 के ऋण 1 बराबर 1 बटे कोष्टक के अंदर के ऋण 1। इसको लेकर हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 का गुणा जो है, इस 3 का गुणा किसके साथ होगा, ये के ऋण 1 के साथ होगा, और 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, ये 1 का गुणा 2 के ऋण 1 के साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 का गुणा होगा के ऋण 1 के साथ, तो यहाँ पे 3 गुणित के ऋण 1 हो गया, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, फिर बराबर 1 का गुणा किसके साथ होगा, कोष्टक के अंदर 2 के साथ होगा और ऋण 1 के साथ होगा। चलिए अब करते हैं गुणा। तो के का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 के हो जाएगा, और के का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 जो है ऋण में है और 3 किस में है, धन में है, तो धन ऋण का ऋण 3 एकम 3, फिर बराबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2 के एकम 2 के, और 1 का गुणा ऋण 1 के साथ होगा तो धन ऋण का ऋण 1 एकम 1। इस तरह से गुणा कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जो के वाले हैं उनको एक पक्ष में लिख लेंगे, जैसे कि 3 के और यहाँ से आ जाएगा ये 2 के, तो 2 के अभी इस पक्ष में धन में है तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 2 के। इस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइए और लाइक भी जरूर कीजिए वीडियो को। फिर बराबर यहाँ पे ऋण 1 दिया है इस पक्ष में, तो बराबर ऋण 1। अब ये ऋण 3 को हम बराबर की इस साइड ले आएंगे तो ये धन 3 हो जाएगा, अंक वाला एक पक्ष में, के वाला एक पक्ष में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, 3 के ऋण 2 के, तो 3 के में 2 के घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के, फिर बराबर ऋण 1 धन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे क्योंकि ऋण धन का ऋण होता है, ऋण माने घटाना, तो 3 में 1 घटेगा बचेगा 2, और यहाँ पर 3 बड़ी है, 3 में धन का चिन्ह है इसलिए धन 2 बचेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 1 के है तो इसको हम के बस लिख सकते हैं, है ना,
एक के का मतलब होता है कि यहाँ के बस है, मतलब के का गुणांक 1 है, तो के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। दोस्तों यह के का मान आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः के बराबर 2 होने पर समीकरण, जो समीकरण दिया है प्रश्न में वो समीकरण का हल अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, हल कोई हल नहीं होगा। कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। जब के बराबर कितना होगा, 2 होगा, तो जो दी गई समीकरण है प्रश्न में, उस समीकरणों का हल जो है क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। आप एक भी कमेंट्स नहीं करते हैं, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आता है कि नहीं आता है, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोगों को जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं सवाल के माध्यम से, वह सवाल आपको समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं, हमारी कहाँ पास गलती रहती है, जो और अच्छे से हम समझा पाएँ। कहने का मतलब ये है कि हम और अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ यार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।